हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी इन डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है, ओके, एंड किस तरीके से साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने अपना एक इक्वेशन दिया था इस मैकेनिकल क्वांटम मॉडल के लिए, ओके, एंड किस तरीके से साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए एक इक्वेशन दिए थे एंड उसी के बेस पे पूरा ये सिस्टम काम किया था, जहाँ पे उन्होंने क्वांटम नंबर्स के लिए थोड़ा सा ओरिजिन का बेस दिए थे, राइट। तो आज उसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किसी भी एक एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ये साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने डिफाइन किए थे अपने उस इक्वेशन के थ्रू, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे, राइट। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कोई भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज होने का मतलब है कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एनर्जी होती है, ओके। एंड यहाँ पे इसका सेंस ये भी है कि हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, ओके, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू ही होती है उसकी, यानी कि एक फिक्स एनर्जी कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, ओके। सेकेंड फीचर है कि ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हमको मिलते कहाँ से है? जो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि स्क्रोडिंजर ने जो वेव इक्वेशन दिया था उसमें वैल्यू पुटअप करके सॉल्यूशन करने से हमको इन इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि साइंटिस्ट हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताए थे कि किसी भी मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंड पोजीशन दोनों एक टाइम पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, राइट। कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है और जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है या मोमेंटम है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, वो भी साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर आप जब उसकी पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं तो उसकी वेलोसिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे, एंड जब वेलोसिटी एग्जैक्टली फाइंड करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ बता पाना श्योरिटी नहीं है, वो प्रोबेबली है कि हम प्रोबेबिलिटी बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो इस पर्टिकुलर पाथ पे है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इससे अल्टीमेटली एक नया कंसेप्ट सामने आया था जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्बिटल, बिकॉज ऑर्बिट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया था बाय द साइंटिस्ट नील बोर, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली बोलने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो कहीं ना कहीं सर्टेन नहीं है। एक पर्टिकुलर वे से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली इस जगह पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली फिर एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम में कहाँ है, राइट। तो अगर हमको ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो क्वेश्चन तो आएगा ना कि फिर एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, किस तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज ऑर्बिटल। इन समरी अगर मैं वन वर्ड में बोल दूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, तो किसी एक एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्लेस को, उस लोकेशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अभी बस इतना समझ के आगे बढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फीचर है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेव फंक्शन साई के थ्रू, जो कि हमने बताए थे कि जो स्क्रोडिंजर का इक्वेशन था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बेस पे उसका एम्पलीट्यूड फाइंड किए थे, जिसको हम इस साई सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसी को वेव फंक्शन भी बोला गया था, ओके। एंड इसी वेव फंक्शन साई को ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोला गया है, ओके। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि इन वेव फंक्शंस का जो नंबर है
वो पॉसिबल है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ओके, यानी कि बोलने का मतलब ये है, इस सेंटेंस को वापस समझिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल वेव फंक्शन का नंबर कितना है, यानी कि हम इस साई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओके। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो पॉसिबल वेव फंक्शन का जो नंबर है वो कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे है, ओके, यानी कि ये रिलेट करता है कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितना है। एंड ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन के हर एक ऑर्बिटल की एक डेफिनिट एनर्जी होनी चाहिए। यानी बोलने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जहाँ किसी एटम के अंदर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल की एक डेफिनिट एनर्जी होनी चाहिए। एंड ये जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन वाला ही होना चाहिए, ये एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट भी हो सकता है। सो व्हाट इज़ अ समरी स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहली बात कि किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन जहाँ मिल सकता है उस प्लेस को बोला गया है एटॉमिक ऑर्बिटल। इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एक फिक्स एनर्जी या डेफिनेट एनर्जी होती है, ओके। एंड इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एलिमेंट में। जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन वाला ही होना चाहिए, जैसे कि साइंटिस्ट नील बोर ने एंड साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने उसके बारे में बताए थे, ओके, कि एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट ही लेकर के उन्होंने सब चीज़ें वेरीफाई किए थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके एलिमेंट के पास दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होगा तब भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा ये बोला गया है इस पॉइंट में कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसका जो वेव फंक्शन है दैट इज साई, तो उस साई फंक्शन को ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू, जो कि साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने अपने इक्वेशन के थ्रू प्रूव किया था, ओके। तो 3 पॉइंट थे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जहाँ मिल सकते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। एंड आप यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है या ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मेन पॉइंट्स थे इस एक पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई एक ऐसा एटम जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पॉली इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले फील्ड होते हैं कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में। देन धीरे धीरे फिर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के वेरियस शेल पे वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो ये बात हमको पहले से पता है स्टूडेंट्स कि जब कभी आप किसी एक एटम के लिए जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में फिल करने जाते हैं, उनके शेल्स में फिल करने जाते हैं, पर अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी एक एटम जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को मेन टारगेट किया जाता है। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किए जाएंगे, एंड उसके बाद जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी फिर इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किए जाएंगे। और एक चीज़ मैं समरी में बता दूं पहले कि एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इस तरीके से एक पॉली इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि उस ऑर्बिटल वेव फंक्शन में है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से फिल किया जाता है, ओके। तो इन समरी क्या है इस पॉइंट में कि अगर एक पॉली इलेक्ट्रॉन एटम है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल कैसे होंगे, वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे फिल किए जाते हैं। एंड इन सारे ही इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो कि साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन के फॉर्म में दिए थे, राइट, वेव फंक्शन दिए थे। तो ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस ऑर्बिटल कंसेप्ट की, जो कि इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का फीचर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी एक एटम के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस प्लेस पे होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट। एंड इस ऑर्बिटल को ही बोला गया है वेव फंक्शन साई। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि किसी एक एटम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेव फंक्शन के स्क्वायर के,
एक रिलेशन बताया गया है बेसिकली, एंड इस प्रोबेबिलिटी के रिलेशन को बोला गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, एंड इसकी वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर है कि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है किसी एक एटम के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि हमको ये साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, एंड किसी एक एटम के अंदर अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, एंड प्रेडिक्ट करना है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग एक एटम के अंदर कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।